साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। क्या धरती फिर से कांपने वाली है? क्या आने वाले समय में ग्रह नक्षत्रों का ऐसा संयोग बनने जा रहा है जिसे कुछ ज्योतिषी प्राकृतिक उथल पुथल का संकेत मानते हैं? क्या किसी खास तारीख को दुनिया में एक बड़े भूचाल की आशंका है या फिर ये सिर्फ संयोगी और ग्रहों की चाल का एक अद्भुत विश्लेषण है? आज इस विशेष एस्ट्रो शो में हम बात करेंगे उन ज्योतिषीय मान्यताओं की जिनमें शनि, राहु, केतु, मंगल और चंद्रमा की विशेष स्थिति को प्राकृतिक घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है। तो क्या आने वाले दिनों में ग्रहों का कोई विशेष योग बन रहा है? क्या ये योग केवल सावधानी बरतने का संकेत है या फिर इसे लेकर अनावश्यक डर फैलाया जा रहा है? इन सभी सवालों का ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे हमारे खास कार्यक्रम में और मेरे साथ चर्चा में दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। बातचीत करेंगे, हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार आने वाले समय में ये जो जल प्रलय से लेकर आग लगने की घटनाएं हैं, आग लगने की घटनाओं से लेकर जो भूकंप की घटनाएं हैं, आखिरकार वो क्यों हो रही है? क्या आने वाले समय में भारत पर भी ऐसी दिक्कतें हैं? मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी और आचार्य शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत। आप दोनों का कई मुद्दों पर हम अक्सर पहले भी बातचीत करते रहे हैं। और राकेश जी, क्योंकि मेरा पहला सवाल यही होगा, जापान की बात करें तो वहां पर 7.1 तीव्रता का आज भूकंप आया, बाढ़ की, सुनामी की स्थिति हम देख ही रहे। कुल मिलाकर दुनिया में चल क्या रहा है? स्पेन, फ्रांस, जहां पर आग लग रहे, हजारों हेक्टेयर जंगल जल रहे, लोगों को वहां से खाली कराया जा रहा है। मतलब पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो बड़ा बैलेंस बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल खुशबू जी, सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज़ के इस मंच को वंदन है और आपको भी नारी शक्ति के रूप में वंदन, अपने सहयोगी को भी। देखिए, यह उग्र संवत्सर है और मैंने पहले ही कहा था यह परिवर्तन का समय है। और निर्माण कब होता है खुशबू जी? विनाश के बाद ही निर्माण शुरू होता है। यह सृष्टि का नियम है, इसको कोई नकार नहीं सकता। अगर कोई कहता है नव निर्माण होना है तो इसका अभिप्राय कुछ न कुछ विनाश होगा। अगर खाली जमीन है उस पर भी होगा तो गड्ढा तो खोदा ही जाएगा, यानी विनाश तो पहले किया ही जाएगा। विनाश के साथ ही नव निर्माण होता है। अब आते हैं वर्तमान स्थितियों पर और आने वाले समय में क्या स्थिति खगोलीय रहने वाली है। अगर देखें, 12 अगस्त को जो है एक ग्रहण घटित हो रहा है, उसके बाद 15 दिनों के अंदर ही 28 अगस्त को जो है दूसरा ग्रहण। यह दोनों स्थितियां। और दूसरी चीज आपको बता दें कि मंगल जो है 2 अगस्त को ही विशेष रूप से गोचर करके वृषभ से निकल करके मिथुन में पहुंच जाएगा। मिथुन में पहुंच जाने के बाद और जो आगे वर्तमान स्थितियां हैं, 2 तिथियां यहां पे दे रहा हूं क्योंकि आपने शुरुआती दौर में कहा कि कौन कौन सा समय जो भारतवर्ष के लिए भी बहुत ज्यादा जो है डराने वाला या संभल कर चलने वाला रहेगा और प्राकृतिक आपदाओं का रहेगा। तो 2 जो कालखंड हैं, यह सबसे ज्यादा जो है सभी को सतर्क रहने वाले हैं। पहला कालखंड शुरू होता है 12 अगस्त से ही, ग्रहण से लेकर के ही 15 सितंबर तक का। यह समय बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इस बीच प्राकृतिक आपदाएं, जलीय आपदा, कहीं जल के वजह से संक्रमण या जल की अधिकता की वजह से जो है जीव का जो है खतरा, यह सभी स्थितियां देखी जाएंगी। और ऐसे में जो है एक चीज और शुरू से मैं बोल रहा हूं कि आने वाले समय में ये जो कालखंड है, इसमें कोई रेल दुर्घटना या बड़ी सामूहिक दुर्घटना इत्यादि भी देखी जा सकती है। यह कालखंड इस तरफ पूर्ण इशारा कर रहा है। दूसरा जो कालखंड शुरू हो रहा है इस वर्ष में, वह शुरू हो रहा है 17 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। यह 2 खंड जो हैं वह सबसे ज्यादा संभल कर रहने की चीजें हैं, सतर्कता की चीजें हैं। इस बीच जो है बहुत ज्यादा जो है अंधा होकर के, एकदम से कि जुनूनी होकर के जो है धर्म यात्राएं मत करिए, क्योंकि कई लोग जो है जुनून में करते हैं, घूमने चले जाते हैं दोस्तों मित्रों को लेकर के। उनका जो है उद्देश्य दर्शन नहीं, उनका उद्देश्य जो है घूमना होता है, वहां जो है समय बिताना होता है। तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि गुरु अतिचारी है और गुरु अतिचारी अवस्था में धार्मिक स्थानों पर कोई भगदड़, कोई जो है इस तरीके की प्राकृतिक आपदा की वजह से कोई न कोई जो है जान माल का खतरा हो सकता है। इस तरीके के यह दोनों कालखंड खुशबू जी पूर्ण रूप से इशारा कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा शिवांगी जी, देखिए जो भी कुछ पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, हमने सुनामी देखा, हम युद्ध देख रहे हैं, हम बढ़ते तेल और गैस के दाम देख रहे हैं, हम आर्थिक रूप से देख रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कुल मिलाकर ये जो जल प्रलय की हम बात करते हैं, भूकंप की बात करते हैं, क्या आपको ये जो तमाम ग्रह नक्षत्र है वो ये बताते हैं कि अभी दुनिया में स्थिति और ज्यादा खराब हो गई, और अगर हाँ तो किस तरफ ज्यादा नुकसान होने वाला है? बिल्कुल। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के इस मंच को, सभी दर्शकों को, खुशबू जी आपको और राकेश जी को राधे राधे, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।
यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि राकेश जी ने कहा, बिल्कुल रौद्र संवत्सर है और पूरा साल आप देखिएगा जब से स्टार्ट हुआ ये संवत्सर तो वहाँ से ही ये स्टार्टिंग हो गई थी, उससे पहले कुछ दिन पहले ही ये स्टार्टिंग हो गई थी। अब चाहे वो युद्ध की बात करें या फिर वायरस आने की बात करें, सारी चीज़ें डे बाई डे हो रही हैं और ये पूरा प्रभाव अब आने वाले जो ग्रहण हैं उनका भी पड़ेगा। और शनि हो चुके हैं बकरी, अब शनि जो बकरी हुए हैं 27 जुलाई को, तो एक पाया निकलता है, सोने का पाया, चांदी का पाया, इस तरीके का पाया, तो वो आया है लोहे का ही पाया जो कि शनि का खुद का है और लोहे का पाया अच्छा नहीं माना जाता। तो अगर उसको लेकर भी मैं आकलन करूं, और जो शनिदेव हैं बुध के नक्षत्र में है, जो आखिरी नक्षत्र है रेवती, और मीन राशि वो भी आखिरी राशि, तो कालखंड ये हमें बताता है कि यहाँ खत्म हो रहा है, वहाँ से पुनर्निर्माण होगा, जैसा कि राकेश जी ने कहा। तो नक्षत्र और ग्रह हमें इस तरफ ही इशारा दे रहे हैं। अभी ये आपदाएं और बढ़ेंगी क्योंकि आपदाओं का जो समय है मेरे हिसाब से भी 12 अगस्त से वो टाइम शुरू हो जाएगा और 2 सितंबर तक जाने वाला है, आकलन जो मैंने किया है। और उसके बाद क्योंकि खप्पर योग भी इसमें बना हुआ है, और दूसरा जो खप्पर योग बनेगा वो 15 सितंबर के बाद बन जाएगा, पहला भी चल रहा है जो स्टार्ट हो चुका है। तो इस कालखंड में चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे भूकंप का आना हो, अमित जी के साथ इसी मंच से मैंने कहा भी था कि अभी भूकंप आने वाला है, उसका जो स्केल होगा वो काफी तीव्रता के साथ होगा, तो वो चीजें देखने को मिल रही हैं। और अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि सितंबर तक ऐसी घटनाएं पुर्तगाल में होंगी, जो आज मैं निकाल रही थी, जब जापान का मैंने देखा तो मुझे लगा कि कहाँ हो सकता है, तो पुर्तगाल वो जगह हो सकती है जहां पर भूकंप बहुत तेजी से आ सकते हैं, और सितंबर वो माह हो सकता है, लगभग अगस्त लास्ट और सितंबर वो माह। तो इस तरह की चीजें वहां देखने को मिलेगी, चाहे भूकंप हो, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो। अब बहुत सारे लोग ये तथ्य रखते हैं कि ये तो हर साल आती है, बिल्कुल हर साल आती है, लेकिन किसी साल वो ज्यादा भी आती है। रौद्र नुकसान ज्यादा होता है, नुकसान ज्यादा होता है। तो ये वो साल है जिस साल जान मान हानि हर तरीके से, आप देखिए चाहे वो जैन जी सड़कों पे उतरे तो वो भारत के लिए बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं थी, वो चीजें हो गई। चाहे हम भूकंप की बात करें, चाहे हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, तो वो सारी चीजें जो सोचा नहीं है वो कुछ होता जा रहा है। और कुछ मुझे ये अभी ही क्यों, आगे आने वाले, जैसे मैंने पहले भी कहा है, आगे आने वाले संवत्सर जो भी है वो ठीक नहीं है, चाहे दुंदुभी की बात हो, दुर्मति की बात हो, और 6 तक ये जाने वाला है, तो संवत्सर तो बहुत आगे खतरनाक होने वाले हैं चीजें। इसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है। और जैसा कि पैनलिस्ट ने कहा कि बिल्कुल जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां से थोड़ा परहेज करना चाहिए। इस समय पर पहाड़ों पर मत जाइएगा, लोग निकल जाते हैं क्योंकि वैसे भी भूस्खलन होता है, और जब ये ग्रह नक्षत्र ऐसे बन रहे हैं तो आपदाएं आ सकती है। केदारनाथ जैसी घटना भी वापस घट सकती है। ये भी टाइम पीरियड 12 अगस्त से, और जो 27 अगस्त का टाइम पीरियड है, ये ग्रहण वाला पीरियड, इस पीरियड में आप देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर आचार्य जी देखिए इस पूरे घटनाक्रम को, और अगर आप भी ये कह रहे हैं, वो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो लिए जा सकते हैं, मतलब वो क्या बचाव के संसाधन है जो भारत अपने लिए कर सकता है या दुनिया के अलग अलग देश कर सकते हैं? देखिए खुशबू जी, एक बहुत बड़ी सत्यता मैं आप सबके इस मंच से मैं रखना चाहता हूं। प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वह किसी के अधीनस्थ नहीं। करेक्ट। कोई ज्योतिषी, कोई ब्राह्मण, कोई ऋषि मुनि ये कह दे कि मैं नियंत्रित कर सकता हूं, नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ्या है। और उसका जो है पूर्णतया सत्यता के साथ एक जो है सटीक गणना जो है प्रकृति ने किसी को करने का अधिकार नहीं दिया। इसीलिए हम व्याकरण में, ज्योतिष व्याकरण में भी एक अनुमान लगाते हैं कि इस बीच जो है इस तरीके की घटनाएं, जैसे कि इस पूरे कालखंड में अगर सबसे ज्यादा, भारत से ज्यादा अगर किसी को डरने की जरूरत है, भारत में संकट कम है। भारत में जो संकट है वह जो है धार्मिक जगहों पर, धार्मिक स्थानों पर उन्माद या किसी तरीके की अप्राकृतिक घटनाएं या अप्रिय घटनाएं, इस तरीके का डर है। तो उसका सबसे बड़ा जो है सुझाव जो रहता है कि कम से कम संख्या में समर्पण भावना से जाएं, और कोई विशेष तिथि हो, जैसे लोग एक विशेष तिथियों पर एकदम से लाइन लगा देते हैं। भारतवर्ष में जैसे नववर्ष के तिथि पर लगता है कि मां वैष्णो देवी जो है सिर्फ एक ही दिन वहां पर स्थान लेंगी, उसके बाद नहीं लेंगी। तो थोड़ा सा अपने आप को संयम रखिए। किसी विशेष तिथि को बहुत ज्यादा भीड़ लगाने किसी स्थान पे, जैसे अभी बिल्कुल एक बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया, उसका एक पूरक यही श्रावण मास होने वाला, चौमासा चल रहा है, श्रावण मास शुरू हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा जो है शिव भक्तों से, शिव को सीखिए, शिव से सीखिए, तब कांवड़ आपकी सफल है। यानी उन्माद मत करिए, आपकी वजह से किसी को पीड़ा ना हो, नशे से दूरी रखिए। शिव बनने के लिए नशा जो है कंठ पर रोकना पड़ता है, जो हमारे और आपके बस का नहीं है। तो शिव के नाम पर नशे से दूरी बनाइए। यह सब छोटी चीजें हैं, लेकिन इससे ज्यादा मैं बताऊं आपको खुशबू जी, अगर किसी को जो है, अगर कंट्री वाइज देखें, क्योंकि हम जो है इस ज्योतिष विद्या का ग्लोबली हम चाहते हैं कि जो है प्रचार प्रसार और फायदा लोग उठाएं। सबसे ज्यादा जो डर है वह इंडोनेशिया को है, तुर्की को है, चीन को है।
और ये मैं आपको लिख के देता हूं इस मंच पर कि आने वाले समय में कोई ना कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा इन देशों को जो है बड़ी हानि, जो है अर्थव्यवस्था की, जीव हानि, यह पूर्ण रूप से कराती हुई दिखाई दे रही है। भारत में सिर्फ भीड़ भाड़ से बचना है और अपने आप को किसी के बहकावे में, जैसा अभी एक शिवानी जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि इस आंदोलन का, जनजी आंदोलन का, हमने पहले ही कहा था विद्रोह होगा जो है सत्ता का, लेकिन अब यहां पर एक बहुत बड़ा प्रिकॉशन लेना है आपको, किसी के बहकावे में आकर के धार्मिक उन्माद जैसी स्थिति मत बनाएं, शांति बना के रखें, प्रेम बना के रखें, एक दूसरे के सहयोग भावना के साथ अपने धर्म को और अपने व्रत को, अपने त्योहार को जिए। इससे बड़ा जो है बचाव और सुझाव कुछ नहीं होगा खुशबू जी। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर शिवांगी जी देखिए, अपने आप को जितना प्रोटेक्ट करके हम रख सकते हैं, जितना ज़्यादा आप बचा के रख सकते हैं, हम बच के रहेंगे और कुल मिलाकर अपनी संस्कृति को ना भूलना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन इस तरह की घटनाओं में सरकार की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? सरकार की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है खुशबू जी। और देखिए अभी जो हुआ उसमें सरकार पर पूरा और मैं यहाँ अपना एक मत रखना चाहती हूँ। उस दिन भी मैंने बोला था कि जो कुछ हुआ उससे मैं बहुत पर्सनली बहुत आहत हुई, क्योंकि हम भारतवर्ष में रहते हैं, सनातन धर्म का पालन करते हैं। वहाँ पर रामलला के लिए बोला गया, वहाँ देश के राजा के लिए बोला गया। जैन जी का अपना मुद्दा अपनी जगह ठीक था, नीट पेपर लीक होना वो ठीक था, लेकिन उसकी आड़ में जो और चीज़ें हुई वो गलत थी। वहाँ पर जो नारेबाजी हुई वो गलत थी। ये सब कुछ ठीक नहीं था, नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमको संस्कार देती है, शिक्षा हमको आदर करना सिखाती है बड़ों का। और वैसे शिक्षा ही क्या जो देश का सम्मान ना कर पाए? बिल्कुल बिल्कुल, हम ना देश का सम्मान कर रहे हैं, वहां भारत माता तक के लिए बोला गया, तो वो मेरे लिए पर्सनली बहुत, मैं उससे आहत हुई थी और मैंने उस दिन बोला भी। तो मैं यहाँ जैन जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपने मुद्दे पर बात करना या अपने हक के लिए बात करना गलत नहीं है, लेकिन उसमें अपने जिस देश में, जिस माटी में हम रह रहे हैं उसके लिए बोलना वो आपके लिए सर कटाने जैसा है कि आपने इतना जघन्य अपराध किया है कि इसके लिए भी एक सजा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप जैन जी हैं इसका मतलब ये नहीं है, आप माता, अपनी माता, भारत माता जहां हम रह रहे हैं वो हमारी माता जैसी है। राजा जो देश का होता है वो पिता समान होता है और आप अपने पिता को ही बोल रहे हैं। ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, आपके नजरिए से हो सकता है वो गलत हो। तो देखिए वो इस्तीफा भी हुआ, बोला जैसे कि मैंने आपके मन से बोला था कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो मैं सबसे ये अपील करना चाहूंगी, जैसा राकेश जी ने कहा, बिल्कुल श्रावण मास वो मास है, हमें शिव से सीखना चाहिए, शिवत्व की जागृति करनी चाहिए, अपनी चेतना के स्तर को शिव तक पहुंचाना चाहिए। उसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम भगदड़ में आगे चले जा रहे हैं। हम तो एकांत में बैठकर जहां बैठेंगे वहीं हमारे महाकालेश्वर है, वहीं हमारे दक्ष प्रजापति का जो दक्षेश्वर मंदिर बना हुआ है वो हो जाएगा, है ना। मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप बैठ के वहां ध्यान मार्ग से जाइएगा ना और अपनी चेतना के स्तर को शिवत्व तक पहुंचाइए। शिवत्व की प्राप्ति ही शिव चेतना की जागृति, और शिव का अर्थ होता है कल्याण। तो आप दूसरों का कल्याण करें। मंदिर में जाके आपने भी देखा होगा जल का लोटा दूसरों पर जा रहा होता है शिव की जगह, तो उससे बेटर है कि आप घर में बैठे, पार्थिव शिवलिंग है आपके घर में जो भी शिवलिंग है वहां बैठकर पूजा कीजिएगा। और देश कल्याण के लिए, मैं कहूंगी समाज कल्याण, देश कल्याण के लिए भी सबके लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि अगर इतने सारे लोग एकजुट होकर प्रार्थनाएं करेंगे और कार्य करेंगे तो हमारा सनातन धर्म में वो ताकत है, वेदों में वो ताकत है कि बहुत सारी चीजों को सुधारा जा सकता है। बिल्कुल, और उसी क्रम में शायद भारत आगे बढ़ भी रहा है। अच्छा, बात अगर जल प्रलय की करते हैं आचार्य जी, तो कुल मिलाकर ये भी बताइए कि वो कौन से कारक है जो इसको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं और कैसे इसको बैलेंस में और कंट्रोल में रखा जाए। मतलब अगर चलिए भूकंप आ भी रहा है तो हम ये समझे कि चलो इसकी तीव्रता कम हो जिससे कि नुकसान कम से कम हो, ये कैसे किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ा जो प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के है वह सबसे अधिक जो सबसे सतर्कता ही जो है बचाव करती है। और जैसा कि आपने कहा जल प्रलय को लेकर, जल प्रलय का कारण यह है, जलीय संकट का और जलीय प्रलय का, दोनों में इसलिए बोल रहा हूं कि भारतवर्ष को ये दोनों जो है फेस करना होगा और फेस कर भी रहे हैं हम। कहीं जल की अधिकता है तो कहीं जल की कमी भी हमारे लिए जो है वह संकट बनी हुई है। और आने वाले समय में क्यों यह ज्यादा होगा, क्योंकि जब जो है ग्रहण घटित हो रहे हैं उस समय, और जब चंद्रमा जो चंद्र ग्रहण घटित हो रहा है खास करके खुशबू जी, उस दिन जो है कुंभ राशि में ही विषयोग का निर्माण करेगा चंद्रमा, राहु के साथ ग्रहण योग बना करके, और शनि जो है मीन राशि जल तत्व की राशि में रहेंगे, तो इस कारण जो है जलीय संकट रहेगा। अब इससे बचाव कैसे है? जो लोग नदियों के किनारे रह रहे हैं, जो लोग गंगा के किनारे बसे हुए हैं, जो लोग बहुत ज्यादा नदियों के किनारे आसपास जाते हैं, कुछ लोग कैंपिंग करते हैं, कैंप लगाते हैं,
उन लोगों के लिए, जैसे पिछले वर्ष आप ही के मंच पर हमने एक खबर देखा था कि हरिद्वार के आसपास शायद जो है कैंप लगाए थे, रात में ही जो है गंगा उफान पे आ गई, तो उनके लिए संकट हो गया, कई गाड़ियां बह गई। तो इसमें बर्ताव ये है कि ये समय जो दिया जा रहा है, यह समय थोड़ा सा सतर्क रहने का है, तो उन स्थानों से दूरी बना ले। एक चीज और मैं खुशबू जी आपके मंच से कहना चाहता हूं कि जो दूसरा जो हमने टाइमलाइन दिया है अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का, यह समय भारतवर्ष के लिए बहुत कठिन है। भारतवर्ष के लिए कठिन सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं के लिए नहीं है, मानव जनित षड्यंत्र के लिए भी है, क्योंकि यह समय जो है अक्टूबर 15 से लेकर के 5 दिसंबर तक का, इस बीच जो है आतंकवादी घटनाएं, षड्यंत्र इत्यादि, भारत में जो है अमानवीय घटनाएं इत्यादि हो सकती हैं। तो उसको लेकर के हालांकि हमारी एजेंसियां सक्षम हैं और सतर्क हुई हैं दिन प्रतिदिन जो है हमारे पड़ोसी देशों और उनके षड्यंत्र को देखते हुए, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो कई बार छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं जो है उनको भी ना होने दिया जाए और सख्ती बरता जाए और जो है स्ट्रिक्ट हो जाए एजेंसियां, जिससे यह कालखंड जो है वह उसमें बचा जा सके और इनको रोक करके जनहानि को रोका जा सके, क्योंकि ये घटनाएं ग्रहीय संयोजन से 100% इशारा कर रही हैं कि षड्यंत्र होगा भारत के खिलाफ और आतंकवादी घटनाएं इत्यादि जरूर इस बीच घटित हो सकती हैं, इनकी पूर्ण संभावना बन रही है। अच्छा शिवांगी जी, देखिए पिछले कई दिनों से जब मैं ये शो करती हूँ तो कई बार ये आतंकवादी घटना का जिक्र होता है। मतलब मेरा मानना ये है कि फिर कैसे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। और बात जब हम जल प्रलय की, बात जब हम भूकंप की करते हैं, तो भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं। अगर हमें ये पता है कि वो क्षेत्र सेंसिटिव है तो उनको फिर बचाया कैसे जाए? देखिए, यहाँ पर सेंसिटिव क्षेत्र जो है उसमें साउथ का एरिया भी आ रहा है और ईस्ट का एरिया भी आ रहा है, जहाँ ये चीज़ें हो सकती हैं जल प्रलय जैसी। अब मेघेश जो साल के राजा हैं तो इस साल वर्षा भी बहुत ज़्यादा रहेगी और देखिए सूखा भी प्रभावित होगा, क्योंकि यहाँ जो एक राजा मंत्री सब नियंत्रित किए जाते हैं, उनका गठन भी होता है हमारे पंचांग में। तो मेघेश जो हैं वो चंद्रमा ही और चंद्र ग्रहण का पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब आपने कहा जो गतिविधियाँ हो रही हैं, तो इसको रोकने के लिए तो हमको एजेंसियों को काम करना होगा, क्योंकि हम ज्योतिषी बता रहे हैं कि ये टाइम पीरियड है, इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि अभी राहु हो या फिर केतु हो, इनका भी जो ट्रांजिट चेंज होगा वो नवंबर के बाद जाके चेंज होगा, तो उससे पहले ये चीज़ें होने की पूरी संभावना है। जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया कि खप्पर योग का निर्माण हो रहा है, खप्पर योग का निर्माण भी हो रहा है। राहु की पोजीशन देख लो, गोचर जो बात कर रही हूँ, केतु की पोजीशन देख लो, शनि की पोजीशन देख लो, क्योंकि सितंबर में जाके शनि फिर उत्तरा भाद्रपद में आएंगे, तो उनकी पोजीशन को देखते हुए ये सारी स्थितियां जो हैं, ग्रह नक्षत्र ये इस तरफ बिल्कुल इशारा दे रहे हैं कि भारत के लिए जो आने वाले सितंबर से नवंबर तक का टाइम है वो ठीक नहीं रहेगा। आतंकवादी घटना हो या फिर मैं कह सकती हूँ कि राजनीति में भी कुछ हड़कंप देखने को मिल सकता है, इस तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। प्रिकॉशन के तौर पे यही है कि ये जनरलाइज प्रेडिक्शंस होते हैं या एक आकलन होते हैं, इंडिविजुअल तो ये हमें करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो मैं हमेशा यही अपील करती हूँ कि सबके लिए, देश के लिए, इसके लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, प्रार्थनाएं करनी चाहिए, हमें बैठ के जाप करने चाहिए, क्योंकि इसी चातुर्मास में हम भगवान विष्णु के भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, या वो नहीं कर सकते तो एक राम जी का बहुत छोटा सा अच्छा सा श्लोक है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आप ये बोल सकते हैं, राम नाम ले सकते हैं। इसी में आगे जाके गणेश चतुर्थी भी आएगी, पितृदेव का भी आएगा, फिर आगे दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कीजिएगा, हमारे नवरात्रि आएंगे। और मैं कहती हूँ पर्सनल सब करते हैं अपने लिए, हमें नवचंडी का पाठ देश हित के लिए करना चाहिए, हमें हमारे देश के राजा के लिए करना चाहिए, क्योंकि अपने लिए हम सब कर रहे हैं, लेकिन जब हम देश सुरक्षित है तब हम सुरक्षित हैं। तो हमें अपने देश के लिए ये सारी चीजें करनी चाहिए। अगर मैं कहती हूँ हम लोग भी करेंगे, जैसे मैं हैं, राकेश जी हैं, हम लोग देश हित के लिए करते हैं कार्य, लेकिन अगर बाकी लोग भी करेंगे, थोड़ा सा निकालेंगे टाइम, तो हमारा देश सुरक्षित होगा। कवच का पाठ करें और देश के संकल्प के साथ करें, देश के राजा के संकल्प के साथ करें, हमारा देश सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित हैं। ठीक है। अच्छा राकेश जी, देखिए ये जो पूरी परिस्थितियां बनती है, मतलब कि कहीं ना कहीं इसके पीछे वो कौन से ग्रह है, गोचर है जो इसके पीछे जिम्मेदार होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि भारत के कई ऐसे इलाके हैं जो सेंसिटिव हैं, जिनकी पहचान की गई है, चाहे वो गुजरात हो या फिर और भी कई अन्य इलाके हों, उसके बावजूद भी हम अनहोनी रोक क्यों नहीं पाते? मतलब मेरा सवाल ये है, अब जापान जैसे देशों की बात कर ली जाए, वहां तो पता होता है कि ये भूकंप आ सकता है, इतनी तीव्रता का आ सकता है, बावजूद उसकी चीजें रुक क्यों नहीं पाती वहां पर?
देखिए, मैंने आपको एक शुरुआती शब्द में ही कहा था कि इसी को कहते हैं प्रकृति की शक्ति या पराशक्ति, पराशक्ति की इच्छा, जिसको हम कुंडली में प्रारब्ध शब्द से भी जो है संबोधित करते हैं। प्रारब्ध जो है यह फिक्स है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। शास्त्र कहता है जन्म मृत्यु वैवाहिक बंधन, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। और आश्चर्य होगा खुशबू जी, लोग कुंडली मिलाने के लिए लाखों रुपए ले लेते हैं। मैं कहता हूं कि कुंडली मिलाने मत आइए, ये पूछिए कि गुण है अवगुण है इस लड़की के अंदर, इस लड़के के अंदर, ये पूछने आइए। कुंडली तो विधाता ने मिला के भेजी है, जिसके साथ विवाह करने के लिए भेजा वही होगा। तो यही कहानी जो है प्राकृतिक आपदाओं में है। जिसकी भी कुंडली में प्राकृतिक आपदा में मृत्यु लिखी होगी या मोक्ष लिखा होगा, आप देखिए वो 1000, 2000, 5000 किलोमीटर चल के भी उस स्थान पे आ जाएगा, विवश करेगी कुंडली। और जिसको बचना होगा वह जैसे अहमदाबाद जैसा एरोप्लेन हादसा होगा, उसमें भी उसको जो है प्रकृति जो है काल के मुख से निकाल लेगी। तो ऐसी अवस्था में प्रकृति से हम नहीं लड़ सकते, ये सच्चाई है। कितना भी हम पहाड़ी क्षेत्रों में जो है बना रहे हैं, लेकिन जब भूस्खलन होता है, जब पहाड़ जब टूटना होता, कहते हैं पहाड़ जीवित है, वह अपनी इच्छा से चलता है। जब उसे जो है अपना अंग छोड़ना होता है तो कोई नियंत्रित नहीं कर पाता। हाँ, ये बिल्कुल सत्यार्थ है कि नियमित रूप से अगर हम अपने सनातन शास्त्रों को पढ़ें तो ये जो चौमासा है यह जप तप और त्याग का है। इसमें जो है हम राष्ट्र निर्माण के लिए, पहले के जो ऋषि मुनि होते थे खुशबू जी, वह यज्ञ करते थे, सामूहिक यज्ञ का आयोजन होता था और वह लोग त्यागपूर्ण जीवन जीते थे। तो ऐसी अवस्था में सामूहिक यज्ञ का आयोजन होना चाहिए, अपने घर पे सात्विक रहना चाहिए, अपने स्थान पर सात्विक रहना चाहिए और प्रभु से हर क्षण अपने किए गए जो है जाने अनजाने गलती के लिए भी क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि चौमासा में अगर समर्पित भावना से अगर आप एक सेकंड के लिए भी ईश्वर को जो है समर्पित कर जाते हैं तो भगवती स्वयं जो है, भगवान विष्णु स्वयं उसको जो है क्षमा करके आपको जो है आनंद की प्राप्ति कराते हैं। तो ऐसी अवस्था में सबसे सर्वोत्तम है कि ईश्वर के प्रति वह अनंत शक्ति जो है, जिसको हम पराशक्ति कहते हैं, उससे शरणागत हो जाइए और कुछ नहीं चाहिए। कुल मिलाकर मतलब जितना आप भगवान के करीब रहेंगे, जितना आप जो ये शक्ति है उसे समझेंगे, आप उतना सेफ रहेंगे, यही आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है शिवांगी जी, आप भी इसको कैसे देख रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अब परिस्थितियां तो हैं जो बदलती हुई नजर आ रही हैं, बदलेंगी, लेकिन कुल मिलाकर लोगों के पास रास्ता क्या है? आम लोगों के पास देखिए, आम लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि ये चीज़ें जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसको हम नहीं बदल सकते, वो तो सुनिश्चित हैं। लेकिन हम अपने माइंडसेट को, हम अपनी स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे आगे जाके, एक माइंडसेट होता है, अगर आपने जो भी चीज़ें हो रही हैं हम उसको अच्छे से ले सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के माइंडसेट के साथ। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करना चाहिए। अब ये चातुर्मास जैसे चल ही रहा है और हमारे यहाँ ये जो आपदाएं हैं, इसके लिए स्पेशली कहना चाहती हूँ कि हर घर हर परिवार से एक शख्स भी अगर इस श्लोक का नियमित जाप कर ले तो हमारी प्रकृति देवी खुश हो जाएंगी। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये प्रकृति के लिए नमन किया गया है, आप इसी के लिए नमन कर लीजिएगा, क्योंकि प्रकृति को भी यहाँ पर देवी स्वरूप कहा गया है, देवता माना गया है। तो आप इसका हर घर में अगर आप श्लोक का पाठ करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मंत्रों में शक्ति होती है, मंत्रों से देवता को जागृत किया जाता है। तो अगर आप मंत्रों के साथ ये सब कुछ करेंगे, और बिल्कुल जैसे राकेश जी ने कहा कि यज्ञ किए जाते थे, तो देश हित के लिए और इन सब के लिए मैंने अभी जैसा पहले भी कहा कि हम क्यों ना नवचंडी के पाठ करें, क्यों ना हम राम नाम करें। अगर हम देश के लिए कार्य करेंगे, देश सुरक्षित है। अगर देश सुरक्षित नहीं है ना, हमें घरों में से निकाल के खड़ा कर दिया जाएगा। तो देश सुरक्षित है तब हम सुरक्षित हैं। हमें हमारे जो सैनिक भाई हैं जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, हमें उनके लिए प्रेयर करनी चाहिए। हमें उनके लिए जितना हम अपना कहते हैं ना, जब तब बल देना नहीं चाहते लोग, हमें अपना उन चीज़ों का भी दान करना चाहिए कि हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं ऊर्जा के माध्यम से, क्योंकि ऊर्जा पर पूरा ब्रह्मांड है। हमें हमारी ऊर्जा को, अगर कोई भी इतना विद्वान है तो मैं कहूँगी कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, मैं अपनी ऊर्जा को देती हूँ कि मेरी ऊर्जा या मेरे जब तक बल जो हैं वो उन लोगों तक जाएं जो नहीं कर रहे हैं, जो देश की सीमाओं पर हैं, मेरे देश के राजा हैं वो सुरक्षित रहें। तो ये सारी चीजें हैं, अगर हम विद्वान लोग करेंगे, साथ ही जो हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं वो लोग भी करना स्टार्ट करें। बिल्कुल 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 कर सकते हैं, उनको एग्जाम्पल सेट जरूर करना चाहिए, तभी जाकर एक नजीर बनेगी और तभी जाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी होगी। बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका भी, शिवांगी जी आपका भी मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। यहाँ रुकने बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।